आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, यानी असहयोग आंदोलन। गुलाम भारत में करा गया असहयोग आंदोलन अपने तरीके का पहला ऐसा आंदोलन था जो कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ। उससे पहले भारत के अंदर कभी भी इतने बड़े पैमाने पर कोई भी आंदोलन नहीं चलाया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे, उसके जो मेन लीडर थे वो थे गांधी जी। गांधी जी के नेतृत्व में ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा था, जो खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह के जरिए गांधी जी ने भारत के अंदर अपना नाम कमाया था। उसके बाद भारत के जो लीडर्स थे उन्होंने गांधी जी को प्रोत्साहित करा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नेतृत्व करें, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लीडरशिप करें। तो अगर मैं ब्रॉडर टाइमलाइन की बात करूं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 के बीच में होता है। कारण क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाने के? देखिए, गुलाम तो हम जो है 18th सेंचुरी से थे, लेकिन ये हमें 20th सेंचुरी में जाके क्यों रियलाइज हो रहा है कि जी हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने की जरूरत है। एक तो देखिए, पॉलिटिकल सेंस आनी शुरू हो चुकी थी। हम लोग जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, तो 1885 से हम लोग ये देखना शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल सेंस जो है वो आनी शुरू हो चुकी थी। और 1920 से पहले यानी 1918 और 1919 में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं कि अब सरकार को चुनौती देने का समय आ चुका है। तो कौन से दो मेन इशू थे? सबसे पहला था खिलाफत इशू और दूसरा था जलियांवाला बाग। अगर मैं बात करूं खिलाफत इशू की, तो खिलाफत इशू था क्या? देखिए, ध्यान से समझिएगा। टर्की ने, जिसे तुर्की भी बोलते हैं हिंदी में, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हार जाते हैं, इंग्लैंड जीतता है। तो जीतने के बाद इंग्लैंड क्या काम करता है? टर्की का जो राजा था, जिसे खलीफा बोला जाता था, उसे गद्दी से हटा देता है। ठीक है, और खलीफा जो होता है वो एक तरीके से ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी का हेड होता है, मतलब ग्लोबली जितने भी मुस्लिम हैं उनका स्पिरिचुअल लीडर होता है। तो खलीफा को उसकी गद्दी से हटाने के वजह से जो मुस्लिम्स थे वो काफी नाखुश थे, और इसकी वजह से इंडिया के मुस्लिम भी जो है वो नाखुश थे। तो खिलाफत इशू को इंडिया में उठाया हुआ था अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, और उनके साथ जुड़ते हैं गांधी जी। अली ब्रदर्स और गांधी जी मिलकर खिलाफत इशू को इंडिया में उठाते हैं। और फरवरी 1920 में एक डेप्यूटेशन भेजा जाता है, एक हिंदू मुस्लिम डेप्यूटेशन भेजा जाता है वॉइस रॉय से खिलाफत इशू के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन बातचीत जो है वो बिखर जाती है। वॉइस रॉय और हिंदू मुस्लिम जो डेप्यूटेशन वो था, उनके बीच में किसी भी तरीके का कंसेंसस नहीं बन पाता है। और उसके बाद इस चीज की जरूरत समझी जाती है कि अब खिलाफत इशू को एड्रेस करने के लिए, या खिलाफत इशू में जो गलतियां करी गई हैं, यानी टर्की के राजा को जो हटाया गया है, उसके अगेंस्ट में हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलानी होगी। दूसरी चीज, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। बैसाखी के दिन 1919 में हुआ अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग क्या था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार जो है वो रॉलेट एक्ट लेकर आती है। रॉलेट एक्ट के तहत ये करा जाएगा, अगर मैं एक लाइन में आपको इसे समझाने की कोशिश करूं, कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और बिना मुकदमा चलाए उन्हें सजा दी जा सकती है। तो रॉलेट एक्ट के अंदर ये चीज थी। अब 1919 से पहले जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई, उसमें मेजर पार्ट जो है वो पंजाब के लोगों का था। तो पंजाब में रॉलेट एक्ट को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। जब रॉलेट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनके दो लीडर्स थे, पंजाब में दो लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनको अरेस्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाता है और किसी अज्ञात जगह पे भेज दिया जाता है। ये घटना होती है 10 अप्रैल के आसपास। उसके बाद पंजाब में बहुत सी हिंसक गतिविधियां होती हैं और 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग चल रही होती है और फेस्टिवल भी होता है, बैसाखी का मेला भी लगा हुआ होता है। तो जलियांवाला बाग के अंदर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं। तो उस टाइम पे जो पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओडायर, ठीक है, माइकल ओडायर जनरल डायर को भेजते हैं। अब यहां पर ना दो चीजें ध्यान रखिएगा, जनरल डायर और माइकल ओडायर, ये अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, माइकल ओडायर जो है वो गवर्नर थे और जनरल डायर जो है वो आर्मी के हेड थे जिन्हें भेजा गया था। तो जनरल डायर क्या करते हैं, जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। जलियांवाला बाग की एक ही एंट्रेंस थी, उस एंट्रेंस पे वो ले जाके फौज खड़ी कर देते हैं और मासूम निहत्थे लोगों के ऊपर, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं।
अब जलियांवाला बाग में कितने लोग मरते हैं, सरकारी आंकड़ा 379 का है। कांग्रेस के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया वो कहा जाता है कि 1000 से ऊपर लोग मरे थे। लेकिन जो प्रिसाइजली जो चीज हमें पता है वो ये कि जलियांवाला बाग के अंदर 1650 गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग के अंदर हमने देख लिया कि डायर क्या करते हैं। उसके बाद माइकल और डायर को 1940 में उधम सिंह गोली मार देते हैं। ब्रिटेन जाकर उधम सिंह 1940 में माइकल और डायर को गोली मार देते हैं। वो इतिहास का एक दूसरा पहलू दोस्तों कभी और हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इन दोनों इश्यूज की वजह से ये जरूरत समझे जाने लगी कि जब तक हम इन दोनों इश्यूज में जो गलतियां हुई हैं, ठीक है, क्योंकि हंटर कमेटी बनी जलियांवाला बाग को उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसने जनरल डायर को एक्यूट कर दिया, जनरल डायर को किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं दी। तो इससे जो इंडियन लीडर्स थे वो नाखुश थे और फाइनली अगस्त 1920 में औपचारिक तौर पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगस्त 1920 में औपचारिक तौर पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है और सितंबर 1920 के कांग्रेस सेशन में यह बताया जाता है कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जरिए क्या चीज हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग हासिल करना चाहते थे पूर्ण स्वराज, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करने के लिए कहा गया, सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस को छोड़ दें, उनकी जगह जो नेशनल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं, नेशनल स्कूल एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं, उनमें जाकर पढ़ें, सरकारी दफ्तरों को छोड़ दें, सरकारी दफ्तरों को बॉयकॉट कर दें, उसके अलावा कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको बॉयकॉट कर दें और अब आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनके फैसले पंचायत के द्वारा करवाए जाएं। जो भी टाइटल्स ब्रिटिश सरकार ने आपको दिए हैं, जैसे कि राय बहादुर, दीवान साहब, ये जितने भी टाइटल्स हैं, इन सब तरह के टाइटल्स को गिव अप कर दीजिए, इन सब तरह के टाइटल को रिनाउंस कर दीजिए। और ये कहा गया साथ में आप लोगों को और क्या चीज करनी होगी, काउंसिल्स जो हैं यानी इलेक्शंस जो हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनको भी बायकॉट कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर करी जानी थी। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करता था, एक्सटेंट क्या था, देखिए इसके अंदर मध्य वर्ग भी था, बिजनेस क्लास भी था, यानी मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, पीजेंट्स, विमेन्स और स्टूडेंट्स ने बहुत इसमें पार्टिसिपेट करा। उसके बाद इसके अंदर क्या करा गया, जो इंक्लूडेड थे वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक जीता जागता नमूना था। इससे पहले कभी भी एक सिंगल ग्राउंड के ऊपर हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ इतने मास लेवल के मूवमेंट में पार्ट लेते हुए नहीं देखा गया था। दूसरा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या मेजर चीजें करी जा रही थी कि फॉरेन क्लोथ्स को त्याग दीजिए, फॉरेन क्लोथ्स को जला दीजिए और फॉरेन लिकर्स को जला दीजिए, फॉरेन लिकर को भी बहा दीजिए और स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाइए। आज वाला स्वदेशी नहीं, वो वाला स्वदेशी ज्यादा बेहतर था कि स्वदेशी आपने अपनाना है, स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपनाने हैं, जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप लोगों को अपनाना है। अब ये सब जब चल रहा था तो हम तो कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। अब ब्रिटिश सरकार चुपचाप थोड़ा ना बैठती, उसने भी तो कुछ ना कुछ पलटवार करना था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी से ये कहा कि आप अली ब्रदर्स से ये कहिए कि उन्होंने जो स्पीच दी है उसके अंदर जितने भी वायलेंट पार्ट हैं उस स्पीच के अंदर, जो कि हिंसा के लिए लोगों को भड़काते हैं, उन सभी पार्ट्स को अली ब्रदर्स को वापस लेना होगा। लेकिन गांधी जी को लगता है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो मेरे और अली ब्रदर्स के बीच में फूट डालना चाहती है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो कमजोर पड़ जाए। तो इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, वो ब्रिटिश सरकार की इस मांग को ठुकरा देते हैं। जैसे ही वो ब्रिटिश सरकार की इस मांग को ठुकराते हैं, ब्रिटिश सरकार प्रोटेस्टर्स के ऊपर आग की तरह बरस पड़ती है। वो उनके ऊपर बहुत सी एट्रोसिटीज करनी शुरू करती है और मूवमेंट को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करी जाती है। पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं, लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को, सभी तरह की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया जाता है, मीटिंग्स को बैन कर दिया जाता है। तो ब्रिटिश सरकार जो है मूवमेंट को रिप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। अब इसके बीच में होता क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ वायलेंट एक्टिविटीज हो रही थी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, गवर्नमेंट भी कुछ वायलेंट एक्टिविटीज कर रही थी। इसकी वजह से कहीं कहीं छोटी छोटी हिंसक गतिविधियां हो जाती थी, कभी कभी भीड़ का गुस्सा फूट जाता था। ऐसा ही एक कांड हो जाता है चोरी चोरा में, जिसकी वजह से मूवमेंट डिक्लाइन हो जाती है। चोरी चोरा में क्या होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश जिसे उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, उसके अंदर गोरखपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था और गोरखपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में
एक छोटा सा गांव था चोरी चोरा, ठीक है, जिसकी शायद कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन इस गांव में 5 फरवरी 1922 को, तारीख ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को कुछ ऐसा हो जाता है कि ये गांव इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। अब होता क्या है चोरी चोरा में? चोरी चोरा में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकल रहा होता है और वो प्रोटेस्ट जो है पुलिस स्टेशन के आगे से गुजर रहा होता है। जब वो प्रोटेस्टर्स पुलिस स्टेशन के आगे से गुजर रहे होते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाती है और गोलियां चला देती है, जिनमें 5 जो लोग थे, 5 प्रोटेस्टर्स जो थे वो शहीद हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गुस्साई भीड़ थाने में आग लगा देती है, पुलिस वालों को थाने में बंद कर देती है और जो भी पुलिस वाले थाने से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे उनको दोबारा आग के अंदर झोंक देती है, जिसके चलते 22 लोग मर जाते हैं। उन 22 लोगों के मरने से गांधी जी बहुत आहत होते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के हिंसक प्रदर्शन से हमारा जो मूवमेंट है वो कमजोर पड़ता है, हमारा जो देश है, हमारी जो आजादी का सपना है वो कमजोर पड़ जाता है। इस बात से नाराज होकर ऑन द वेरी सेम डे गांधी जी जो हैं वो मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और ये कहते हैं कि बस अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इससे ज्यादा और नहीं चलेगा। इस तरह की हिंसक गतिविधियों से गांधी जी को यह आभास हुआ कि हमारा देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है, अभी हमें और तपस्या करने की और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, अभी हम आजादी के लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं है। गांधी जी ने ऐसा कहा क्यों? वो इस वायलेंट एक्टिविटी से इतने ज्यादा आहत क्यों थे, इतने ज्यादा दुखी क्यों थे? क्योंकि उनका मानना यह था कि जब तक आपके प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट रहते हैं, जब तक आप किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि नहीं करते हैं, तब तक सरकार के लिए उन्हें दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप कोई भी हिंसक गतिविधियां करते हैं, सरकार को मौका मिल जाता है बल का प्रयोग करने का, यानी सरकार आपके ऊपर आसानी से फोर्स का, आर्मी का, मिलिट्री का, गोलियों का इस्तेमाल कर सकती है और वो तुरंत बंदूकों का सहारा लेके आपके प्रोटेस्ट को दबा सकती है। इसीलिए गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस के पक्ष में होते थे और जैसे ही ये वायलेंट एक्टिविटी हुई, इससे गांधी जी को लगा, उनका मनोबल टूटा और उन्हें लगा कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करा जा सकता। हालांकि बहुत से अदर लीडर्स ने उन्हें समझाया, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सीआर दास थे, कि हमें एक एक्टिविटी की वजह से, एक वायलेंट एक्टिविटी की वजह से हमें मूवमेंट को वापस नहीं लेना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास कमजोर हो जाएगा, वो टूट जाएंगे और जो हमने उन्हें 1 साल में आजादी का सपना दिखाया था वो सपना उनका बिखर जाएगा और आगे से लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन गांधी जी अपने आदर्शों के आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं और मूवमेंट को वापस ले लेते हैं और इस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से मूवमेंट टूट जाती है और मूवमेंट से हमें कुछ भी खास हासिल नहीं हो पाता है।